वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो यहाँ पे एक सिस्टम दिया है जिसमें 3 इक्वेशंस दिए हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। हमें ये सिस्टम को सॉल्व करना है और यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसको एडजॉइंट मेथड भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इन्वर्जन मेथड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग है, ये इनडायरेक्टली एडजॉइंट मेथड यूज हमें करना है जहां पे हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसलिए यहां इन्वर्जन मेथड ऐसा लिखा है। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, इसमें इसके पहले जो हमने 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आप स्टडी कर लीजिए। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये गिवन इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगी, तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे जो 3 मैट्रिक्स बनेंगी उसमें से पहला मैट्रिक्स रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स रहेगा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा मैट्रिक्स रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए आपको तीनों इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है उसका आपको यूज करना है। तो पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है 5 3 7, तो फर्स्ट रो हो गया 5 3 7। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट का यूज करेंगे 3 26 2 और थर्ड इक्वेशन से 7 2 11। और अब ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद है अननोन मैट्रिक्स, जिसमें हमें एक्स वाई जेड ऐसा लिखना है जो अननोन है, और इक्वल टू के राइट साइड में जो कांस्टेंट्स है उसका यूज करके कांस्टेंट मैट्रिक्स तैयार करना है। 4 9 5 कॉलम फॉर्म में हमें लिखना है। तो फाइनली हमने गिवन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है और अब यहाँ पे 3 मैट्रिक्स जो बनी है उसको हम नेम दे देंगे ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन ऐसा होगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, और अब यहाँ से हमें x फाइंड आउट करना है। तो अगर x फाइंड आउट करना है तो a को राइट साइड में शिफ्ट करो, तो वो हो गया a इनवर्स। तो फार्मूला बन गया x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि यहाँ से आपको x फाइंड आउट करना है, लेकिन a इनवर्स हमारे पास है क्या? नहीं है, तो हमें a इनवर्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने का फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ a बाय मॉड ऑफ a। ये फार्मूला है a इनवर्स का। यहाँ से a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तब जाके इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल हमने a इनवर्स वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a और मॉड ऑफ a दोनों नहीं है। तो चलो ये दोनों को 1 बाय 1 निकालते हैं। तो सबसे पहले मॉड ऑफ a यानी a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट के लिए a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो और फिर ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। 3 बाय 3 ऑर्डर का है ये, और सॉल्व करने के लिए आप जैसे नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं मैनुअली, या तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, डायरेक्टली आंसर मिलता है। या फिर देखो यहाँ हम मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं और मैनुअली सॉल्व करने से हमें ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी ये बड़े बड़े कैलकुलेशंस है, तो इसके लिए आप जो है कैलकुलेशंस प्रॉपरली करेंगे और हर कैलकुलेशन 2 बार चेक करेंगे। तो मॉड ऑफ ए हमें मिल चुका है 121। ए का डिटर्मिनेंट 121 आया है और ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। देखो इनवर्स करने के लिए आपको ये पहले हमेशा चेक करना होता है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है या नहीं। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो ही ए इनवर्स पॉसिबल होता है। तो हम यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो ए इनवर्स पॉसिबल है, ये कंफर्म है। तो चलो अब ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फार्मूला यहाँ लिखते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज। देखो ब्रैकेट में हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स ए लिखे और ब्रैकेट के ऊपर लिखे पावर में टी यानी ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है हमें सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का फिर हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो कहलाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। और एक बार एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें मिल गया तो फिर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर निकालने के लिए ए मैट्रिक्स यहाँ नीचे हमने ले लिया है, देखो। और देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ए मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर निकलेंगे। तो सबसे पहले 5 का कोफैक्टर निकालते हैं। देखो
अगर आपको 5 का कोफैक्टर निकालना है तो 5 का रो और कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा 282। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे जो कि है 3, तो 3 का कोफैक्टर निकालने के लिए 3 का रो और कॉलम छोड़ो, और 3 का रो कॉलम छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो वो आएगा 19। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 7, 7 का कोफैक्टर निकालना है तो 7 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा -176। ठीक है, देखो हम लिख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। ये फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकल गए। चलो अब मैट्रिक्स ए में सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट है 3 का रो कॉलम छोड़ो, जो एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे आंसर आएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में अलाउड है तो, नहीं तो मैनुअली रफ में सॉल्व करके आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं 19। नेक्स्ट है 26 का कोफैक्टर निकालने के लिए 26 का रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आंसर आया 6। उसके बाद नेक्स्ट 2 का कोफैक्टर निकालना है तो उसका रो कॉलम छोड़ो, रो कॉलम छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आया है -11। उसके बाद है 7 का रो कॉलम छोड़ो, और इसी तरह से करना है, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें साइन भी चेंज करना है। यहाँ पे डायमंड शेप प्लेस के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनका साइन चेंज करना पड़ता है। साइन चेंज करने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइनल होता है। अभी जो हम लिख रहे हैं ये फाइनल नहीं है, साइन चेंज करना पड़ता है डायमंड शेप प्लेस एलिमेंट्स का। तो ये देखो सभी 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। और अब देखो लास्ट जो एलिमेंट है उसका भी कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो ये आएगा 121। तो ये हमने फाइनली ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल रहे हैं। और अब साइन चेंज करेंगे, तो किसका साइन चेंज करेंगे तो डायमंड शेप प्लेस। तो डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स कौन से होते हैं ज़रा एक बार देख लो, आपको बता देते हैं। ये देखो एक मिनट यहाँ बता देते हैं। देखो जैसे आपको नीचे एग्जांपल दे रहे पहले, तो डायमंड शेप में आपको ऐसे 4 डॉट्स, देखो 4 डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसा डायमंड शेप बनता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्लेस हमें आपको बताना है। देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स को हम राउंड अप कर रहे हैं ये है डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स। हमें क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। बस साइन चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स पूरा तैयार होगा वो कहलाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो चलो साइन चेंज करेंगे। 19 फर्स्ट रो में बीच में पॉजिटिव है वो निगेटिव कर लो, और सेकंड रो का 19 फर्स्ट एलिमेंट जो है वो निगेटिव कर लो, आखिरी का जो -11 था वो +11 कर लो, और सबसे नीचे का भी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन हमने चेंज कर लिया है और अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम का प्लेस एक्सचेंज करना है। रो के एलिमेंट्स कॉलम में लिखो, या उल्टा बोलो कॉलम के एलिमेंट्स रो में लिखो। तो देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में आ गए, सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में आ गए, थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में आ गए। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। ये हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो चलो अब एडजॉइंट ऑफ ए ये उठा के इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 से हमें ए इनवर्स मिलेगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है मॉड ऑफ ए, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए का वैल्यू है 121, सो ये हम लिख लेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/121। और अब एडजॉइंट ऑफ ए वो न्यूमरेटर में जो था वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिए और ये लिख लिए, और ये हमें फाइनली ए इनवर्स मिल चुका है। अब हमने ए इनवर्स क्यों निकाले, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 में उसे पुट करना था। तो चलो अब इक्वेशन नंबर 1 में उसे पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखो, x यानी है कॉलम फॉर्म में XYZ। ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स यहाँ से ये जो ऊपर हमने निकाले हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद बी कहाँ है, तो देखो इसके पहले स्टार्टिंग में हमने जब मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किए थे तो हमारे पास बी मैट्रिक्स था, हम वहाँ से उसको ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 495 जो कॉलम फॉर्म में है
ये देखो ये हमने ले लिया है। और अब हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म को पूरा सॉल्व करना है। यहाँ से हमें एक्स वाई जेड मिल जाएगा। सबसे पहले तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो भी करना है राइट साइड में सॉल्व करना है। तो राइट साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखेंगे एक्स वाई जेड, राइट साइड में 1/121 एज इट इज़, और रो इंटू कॉलम करना है। फर्स्ट रो इंटू कॉलम, सेकंड रो इंटू कॉलम, थर्ड रो इंटू कॉलम। सो 282 इंटू 4 -19 इंटू 9 -176 इंटू 5 रो इंटू कॉलम कर रहे हैं। सेकंड के साथ भी वही करो, सेकंड रो इंटू कॉलम और थर्ड रो इंटू कॉलम, और बस फिर ये कैलकुलेशन का क्या रिजल्ट आता है वो चेक करेंगे। और बाहर जो 1/121 है उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना है अंदर में, तो देखेंगे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं 1/121 से। तो आगे चल के देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, एक्स वाई जेड, और बाहर का 1/121 एज इट इज़ है, और ब्रैकेट के बाहर इसका आंसर पहले का आएगा 77, दूसरे का 33, तीसरे का 0। और अब 1/121 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 11 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिविजिबल है, तो पहले का आंसर आएगा 7/11, दूसरे का आंसर आएगा 3/11, तीसरे का 0। तो फाइनली हमें यहाँ एक्स वाई जेड मिल चुका है। एक्स की वैल्यू है 7/11, देखो इधर लिख लेते हैं। वाई की वैल्यू है 3/11 एंड जेड की वैल्यू है 0, और यही हमें फाइंड आउट करना था, और ये हमने फाइंड आउट कर लिए। नीचे हम लिख लेंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सिंगल स्क्रीन में आ जाए। यस, देखिए तो फाइनली क्वेश्चन में जो पूछा था, क्वेश्चन में लिखा था सॉल्व द सिस्टम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी ही बाय मैट्रिक्स यानी ही बाय एडजॉइंट मेथड। ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में काफ़ी आसानी से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।